हेलो एवरीवन, मैं CS मनीष सचदेव स्वागत करता हूं फास्ट प्रोफेशनल एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज का जो अपना टॉपिक है वो है स्टाफिंग। स्टाफिंग की इम्प्लीकेशंस क्या होती है, मीनिंग क्या होता है, कहाँ कहाँ पे इसको अपन कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीज़ अपन इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा। इन नॉर्मल सेंस पहले आप देखो स्टाफिंग को शॉर्ट में अपन कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि आप इसको बहुत ज़्यादा एक हेवी टर्म समझ के मत समझना। बहुत ईजी टर्म है। ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है स्टाफिंग। तो इन नॉर्मल सेंस मैं बोलूंगा स्टाफिंग का मतलब होता है स्टाफ को इन करना। व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफ को इन करना। अब इस स्टाफ को इन कैसे करते हैं, क्या होता है, इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन कौन सी होती है, वो चीज अपन डिस्कस करने वाले हैं। ओके, मेन मीनिंग क्या हो गया इसका? स्टाफ को इन करना मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आप किसी को भी अपॉइंटमेंट्स दोगे, रिक्रूट करोगे, जॉब पोजीशन दोगे, वो सारी की सारी डिफाइन किसके अंडर होंगी? स्टाफिंग के अंडर होगी। ओके, तो अब स्टाफिंग क्या होता है वो अपन चीज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टाफिंग फंक्शन आपने सुना होगा। टोटल आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 5 हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, तो स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न विद रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। अपन लोग किस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं? मेनली रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज पे। रिक्रूटमेंट क्या होता है वो अपन थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ओके, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, वेजेस डिटरमाइन एंड प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। अल्टीमेटली आप लोगों का जो एम्प्लॉई है उसको रिक्रूट कैसे करोगे, ट्रेनिंग कैसे दोगे, उसकी जॉब पोजीशन क्या रहेगी, प्लेसमेंट क्या दोगे उसको, वो चीज सारी स्टाफिंग के अंदर आती है आपकी। अच्छा, स्टाफिंग एक इंपॉर्टेंट फंक्शन इसलिए है, क्यों? क्योंकि कोई भी दो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्पीट तभी कर सकते हैं जब उनके पास एक स्टाफ अच्छा होगा। आज सपोज करना दो इन्वेस्टर है, दोनों इन्वेस्टर के पास एक एक हजार करोड़ है, उन्होंने एक एक हजार करोड़ की एक आईटी कंपनी लगाई। आईटी कंपनी लगा दी, सेम एसी, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ इसके पास है, उसके पास भी सेम वैसा ही है। दोनों ने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात क्या है, इस ए कंपनी के पास स्टाफ अच्छा है कि बी कंपनी के पास स्टाफ अच्छा है, कौन परफॉर्म कर रहा है। तो आप कंपीट किस बेसिस पे कर सकते हो? सिर्फ इसी बेसिस पे। फॉर एग्जांपल स्कूल। अच्छा, स्कूल पे फैसिलिटीज आपको है ना, क्या हो सकता है, दो स्कूलों में एक जैसी मिल सकती है, एसी, बसेस, प्लेग्राउंड, वॉट एवर इट इज, लेकिन वहाँ की फैकल्टी कितनी एक्सपीरियंस्ड है उससे मैटर करेगा आपका। ऐसा नहीं होगा कि आपने किसी भी नॉर्मल फैकल्टीज को ले आए और उससे अच्छा रिजल्ट आ जाए। आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी चाहिए, तो आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पीट तभी कर सकते हो जब आपके पास स्टाफ अच्छा होगा। इसलिए इसको है ना, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में इसको कंसिडर किया गया है। इट एंश्योर्स ह्यूमन रिसोर्स एक्चुअली क्या होता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स क्या क्या होते हैं सर? प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, और आपका फर्नीचर, फिक्सचर्स, ये सारी चीजें जो आप अपनी आंखों से देखते हो विजिबिलिटी से। ओके, वो सारे के सारे क्या हो गए आपके फिजिकल रिसोर्सेज। एंड जो वहां पे लोग काम कर रहे हैं वो कहलाते हैं आपके क्या? ह्यूमन रिसोर्सेज। एज वेल एज यहां पे एक चीज मेन दी गई है, राइट मैन एट द राइट जॉब। सपोज करना कोई एमबीए वाला है, क्या मैं एमबीए वाले को वहां पर पियोन की जॉब दे सकता हूं क्या? नो सर। पियोन को एमबीए की जगह जॉब दे सकता हूं क्या? नो सर। तो स्टाफिंग इज कंसर्न विथ राइट पर्सन एट राइट प्लेस विद द राइट क्वालिफिकेशन। पता चला कि यार आपने क्वालिफिकेशन ही नहीं, फिर भी पर्सन वहां पे लगा दिया, दैट इज ऑल्सो एन हर्डल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, it ensured adequacy of human resource as well as right man at the right job. An organization can achieve success only when it has right persons at the right position. आदमी, इंसान तभी वहां पे अचीव कर सकेगा, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन तभी अचीव कर सकेगा जब उसके पास एक अच्छा स्टाफ है, एक अच्छे पर्सन, राइट पर्सन है और राइट पोजीशन पर है। इट बिगिंस विथ मैन पावर दैट इज एनालाइज ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। एक्चुअली क्या होता है, स्टाफिंग प्रोसेस जो आपका स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट से, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की जरूरत है इन कंपैरिजन विद द अवेलेबल मैन पावर। कितना आपके पास मैन पावर अवेलेबल है और कितना आपको चाहिए, ये चीज स्टाफिंग में आपको क्या करता है, बताता है। ठीक है, द मेन फंक्शंस ऑफ ऑफरिंग आर। अब इस चीज में क्या क्या स्टाफिंग में आता है अपन वो चीज देख रहे हैं।
पहला अपन पढ़ने वाले हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मीनिंग क्या होता है, कैसे होता है, वो सब चीज़ पढ़ेंगे। सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, प्रमोशन, कंपनसेशन एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। ओके, ये आपका एक तरीके से स्टाफिंग प्रोसेस ही हो गया। ये आपको क्या हो गया, एक तरीके से स्टाफिंग प्रोसेस ही हो गया। ओके, अब इन अदर वर्ड्स, staffing concerned with obtaining, utilizing and maintaining a satisfied workforce. Therefore it is continuous process. Actually क्या होता है, ये process भी कभी भी end नहीं होता है। It's a never ending process, continuously चलता रहता है। क्योंकि क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज हर साल, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, वो अपने एनुअल स्टेटमेंट के बाद एक प्रेजेंट करती है अपना स्टेटमेंट। जैसे ही अपने रिजल्ट प्रेजेंट करती है उसके बाद बोलती है हम लोग इस साल 10,000 एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे, हम लोग इस साल 15,000 एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे। सो व्हाट डज इट मीन, दैट आर रिप्रेजेंटिंग ह्यूमन रिसोर्स, उनका कितना स्ट्रॉन्ग होने वाला है। इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक स्टाफिंग का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते अपन आगे। नेक्स्ट, स्टाफिंग अगर हिंदी में अपन देखें तो कुछ नहीं है, ये आपकी कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, वेतन निर्धारण और कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित प्रबंधन का स्टाफिंग कार्य है। ये मानव संसाधन के साथ साथ सही काम, सही आदमी की पर्याप्तता सुनिश्चित करता है ना। जो स्टाफिंग है, हिंदी में भी वर्ड यही है और इंग्लिश में भी वर्ड यही है। कोई भी संगठन तथा सफलता प्राप्त कर सकता है जब उसमें सही व्यक्ति सही स्थान पर हो। जब भी कोई बंदा ऑर्गेनाइजेशन, तभी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस पा पाएगा जब उसके पास एक एप्रोप्रिएट पर्सन हो और सही स्थान पर हो। इसकी शुरुआत जनशक्ति नियोजन से होती है। उपलब्ध जनशक्ति की तुलना में आवश्यक जनशक्ति का विश्लेषण करती है। वेट के मुख्य कार्य है भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास, पदोन्नति, मुआवजा और प्रदर्शन मूल्यांकन। ये सारी चीजें अपन आगे पढ़ने वाले हैं। दूसरे शब्दों में स्टाफिंग का संबंध संतुष्ट कार्यबल प्राप्त करने, उपयोग करने और बनाए रखने से है। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसलिए एक सतत प्रक्रिया है। सतत प्रक्रिया मतलब कंटिन्यूस, नेवर एंडिंग। ओके, नेक्स्ट। अब अगला टॉपिक जो आपका है वो है नीड ऑफ स्टाफिंग, कि स्टाफिंग की जरूरत क्यों है आप लोगों को। HR जो वर्ड दिया हुआ है वो है ह्यूमन रिसोर्स, जिसको अपन बोलेंगे मानव संसाधन। इज अ फाउंडेशन ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हमेशा क्या रहता है, आपका फाउंडेशन रहता है। अच्छा, फाउंडेशन को अगर हिंदी में बोलूं तो वो कहलाती है आपकी नींव। अच्छा, ये आप लोगों की क्या है, एक नींव है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। एज राइट पीपल कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन, वेयर एज रॉन्ग पीपल कैन डिस्ट्रॉय इट। सही लोग जो होंगे वो अपने संगठन की मदद कर सकते हैं, जबकि गलत लोग नष्ट कर सकते हैं। सही और गलत मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा सोच रहे हैं और कोई अच्छा नहीं सोच रहे। सही गलत की डेफिनेशन यहाँ पर ये होती है। इन मॉडर्न एज HRM का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट ड्यू टू रैपिड चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। अपने जो चेंजेस आ रहे हैं वो किस किस में आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, एडवांसमेंट में टेक्नोलॉजी चेंजेस आ रहे हैं, ग्रोथ में चेंजेस आ रहे हैं और डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है बिजनेस एक्टिविटीज का। एक्चुअली क्या होता है, आपका जो एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है, वो कीप्स ऑन चेंजिंग है। तो हर एम्प्लॉय को वहाँ पे अपने आप को अपडेट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एम्प्लॉय अपने आप को अपडेट नहीं करता है अगर, तो वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और सर्वाइव नहीं कर पा रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन में सर्वाइव नहीं कर सकता। क्योंकि रीजन बिंग उसको अपनी स्किल्स, अपनी क्वालिटी, अपनी बॉडी लैंग्वेज सबको अपडेट करना है और टेक्नोलॉजी को भी ऑप्ट करना है। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रही है, एडवांसमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है और डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है बिजनेस एक्टिविटीज का। डाइवर्सिफिकेशन मतलब पहले बिजनेस एक ही बिजनेस करता था, उसने और प्रोडक्ट्स जोड़ लिए, और प्रोडक्ट्स जोड़ लिए। पहले एक प्रोडक्ट बनाता था, अब 10 प्रोडक्ट बना रहा है। ओके, जैसे अपने यहाँ पर ITC कंपनी है, वो डाइवर्सिफाइड कंपनी है। वो है ना, क्या कहते हैं, रजिस्टर भी बनाती है, सिगरेट में नंबर 1 कंपनी है अपने इंडिया की। फिर उसके बाद आप देखिए होटल इंडस्ट्री में भी ITC, आप देखिए उसके FMCG प्रोडक्ट भी आते हैं। सनफीस्ट जो ब्रांड है बिस्किट्स का, वो भी ITC का है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो ITC मैन्युफैक्चर करती है। ओके, ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट,
ड्यू टू इम्पोर्टेंस ऑफ HR इन द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग फंक्शन इन द मॉडर्न एज नोन एज HR मैनेजमेंट। आज की तारीख में स्टाफिंग को आपको किस नाम से जाना जाता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में सिर्फ स्टाफिंग से ही कंसर्न नहीं है, स्टाफिंग से बहुत आगे वाइडर कंसेप्ट बन जाता है जिसको बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आपके पास कितने सोर्सेज हैं, कितने और चाहिए, उनको ट्रेनिंग कितनी कैसे देनी है, डेवलपमेंट कैसे करना है, उनको पेमेंट कितना करना है, ऐसा क्या करे कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के ना जाएं, ऐसा क्या करे कि दूसरे लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने की कोशिश करें। ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता है। काफ़ी बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम क्या होता है, क्या होता है? ये स्टाफिंग चैप्टर ही पूरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। ओके, फिर हिंदी में देख लेते हैं। आधुनिक युग में प्रौद्योगिकी में तेजी से बदलाव, संगठन की प्रगति, विकास और व्यावसायिक गतिविधियों के विविधीकरण और MGT के व्यवसायीकरण के कारण HRM अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। HRM ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। औद्योगिक संगठन में HRM के महत्व के कारण आधुनिक युग में स्टाफिंग फंक्शन को HRMGT के रूप में, MGT मतलब मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है। आई होप आपको नॉर्मल स्टाफिंग का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि ये चीज क्या बोल रहा है। ओके, नेक्स्ट। अब इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, है ना, हिंदी में अगर इसको पढ़े तो स्टाफिंग का महत्व क्या है। ठीक है, पहले देख लेते हैं अपन इंग्लिश में। कॉम्पिटेंट पर्सोनेल कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा पर्सन अपनों को चाहिए जो वहां पे सबसे परफेक्ट फिट बैठता हो। परफेक्ट फिट बैठता हो मतलब वो एंथुसियास्टिक हो, वो बहुत हार्ड वर्किंग हो, नॉलेजेबल हो और उसमें टैलेंट इतना भरा हो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा कर लेगा। तो सबसे पहले कॉम्पिटेंट पर्सनल होना चाहिए आप लोगों को। इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट, कैपेबल एंड स्किलफुल वर्कफोर्स। आपको ये चीज़ देखना जरूरी है कि उसके पास बहुत नॉलेज होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग में दूसरा पॉइंट आ रहा है हायर परफॉर्मेंस, पुटिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ये देखिए मैंने पहले ही बताया था, राइट पर्सन एट द राइट जॉब इज अ बेसिक कंडीशन फॉर स्टाफिंग। इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। आपने अगर सही आदमी को सही जगह पर जॉब दी है तो ऑटोमेटिकली जो आपका रिजल्ट है, जो आपकी क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, इवन क्वांटिटी भी इम्प्रूव होगी आप लोगों की। ओके, तीसरा सर्वाइवल एंड ग्रोथ। अगर स्टाफ अच्छा है, कॉम्पिटेंट है और राइट प्लेसमेंट हुआ है तो आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की अच्छे से चलेगी और इंक्रीज होगी, और इंक्रीज होगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। क्योंकि बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है तभी वहाँ के एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ होती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं है तो एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ भी नहीं होती है। फोर्थ, ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। स्टाफिंग फंक्शन हेल्प्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ सरप्लस और शॉर्टेज। वो चीज़ पहले देखता है कि अपने पास ज़्यादा स्टाफ है कि कम स्टाफ है। दिस हेल्प्स इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। उसकी वजह से अपना क्या होता है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है किसका, HR, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसीलिए ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट, हेल्प्स इन मेंटेनिंग सेटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स। इट एंश्योर्स प्रॉपर ट्रेनिंग, क्योंकि जो आपके पास एग्जिस्टिंग स्टाफ है उसको ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट करना, ये एंश्योर करता है फेयर रेम्युनरेशन मिले, इंसेंटिव मिले, उनको बेटर परफॉर्मेंस मिले। दिस लीड टू सेटिस्फेक्शन अमंग द स्टाफ मेंबर्स। अभी मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, काम वो ज़्यादा करवा रहे हैं, सैलरी नहीं दे रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं दे रहे, आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना क्यों पसंद करेगा? आप खुद सोचिए, आप खुद भी पसंद नहीं करोगे। आप क्या देखोगे कि यार मेरा मैक्सिमम डेवलपमेंट किस ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, मैं उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ूं। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये सब चीजें प्रोवाइड करनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, हिंदी में देख लेते हैं। स्टाफिंग का महत्व, सक्षम कार्मिक होने चाहिए। यह किसी संगठन को सक्षम अच्छा 2 बार आ गया, और कुशल कार्यबल की खोज करने और प्राप्त करने में मदद करता है। दूसरा, उच्च प्रदर्शन। यह व्यक्ति को सही काम करने से गुणवत्ता और मात्रा के मामले में प्रदर्शन में सुधार होता है। तीसरा, अस्तित्व और विकास। सक्षम कर्मचारी और कर्मचारियों की सही नियुक्ति, अच्छी नियुक्ति अपन ने कर ली तो संगठन की
उत्पादकता को बढ़ाती है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। एचआर का इष्टतम उपयोग, स्टाफिंग फंक्शन कर्मचारियों की अधिशेष या कमी के निर्धारण में मदद करता है। वो चीज देखता है कि आपके पास शॉर्टेज है कि सरप्लस है। यह किस संगठन के ह्यूमन रिसोर्स के कुशल उपयोग में मदद करता है। संतोषजनक कार्यबल बनाए रखने की में मदद करता है। यह उचित प्रशिक्षण और विकास सुनिश्चित करता है। बेहतर प्रदर्शन के लिए उचित पारिश्रमिक और प्रोत्साहन सुनिश्चित करता है। इससे स्टाफ सदस्यों में संतुष्टि होती है। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप अगर उसको अच्छे से वहाँ पर संतुष्टि अगर एम्प्लॉय को चाहिए या फिर उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए तो आप उसको प्रॉपर इंसेंटिव दो, वर्किंग कंडीशन अच्छी दो, ये सारी चीज़ें वहाँ पर उसको प्रोवाइड करो। ओके, नेक्स्ट, स्टाफिंग फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक स्टाफिंग पार्ट है। कैसे क्या है वो अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, एचआर मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ मेंटेनिंग सेटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स। वो सेटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स को क्या करता है, मेंटेन करने की कोशिश करता है थ्रू डिस्चार्जिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है कि आपको ये काम करना है। इट लेट एम्फेसाइज ऑन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज। अल्टीमेटली क्या क्या चीज ध्यान रखता है, एक तो ट्रेनिंग की चीज ध्यान रखता है, दूसरा ध्यान रखता है फेयर रेम्युनरेशन मिले उनको, है ना, एडिकेट इंसेंटिव मिले फॉर बेटर परफॉर्मेंस, और उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो काय के लिए, प्रमोशन के लिए, ताकि उनमें कॉम्पिटेंसी की भावना है, कंपटीशन की भावना है कि हाँ भाई मेरे को आगे बढ़ना है। एंड सेटिस्फाइड वर्कप्लेस। एचआर मैनेजमेंट इंक्लूड्स मेनी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज एंड एक्शन विच आर। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है वो चीज अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहली चीज आती है रिक्रूटमेंट। अच्छा, रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है? लोग सोचते हैं कि रिक्रूटमेंट मतलब ये होता है कि किसी को जॉब दे देना। रिक्रूटमेंट मतलब ये नहीं होता है। रिक्रूटमेंट मतलब ये होता है कि आप इनवाइट करो अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कैंडिडेट्स को कि हमारे यहाँ पर ये जॉब अवेलेबल है, हमारे यहाँ पे आप क्या करो, अप्लाई करो। अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है पॉजिटिव प्रोसेस होता है, क्योंकि होता क्या है, फॉर एग्जांपल जॉब एक निकली, कैंडिडेट्स आते हैं अप्लाई करने के लिए 200। अच्छा, उन 200 में से पहले तो अपन सबको बोलते हैं आ जाओ आप अपना रेज्यूमे जमा करो, सीवी जमा करो, हम फिर उसके बाद शॉर्टलिस्ट करके आपको कॉल करेंगे। उस केस में आप लोगों का ये प्रोसेस कहलाता है रिक्रूटमेंट। तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड इनवाइटिंग। अपन सर्च करते हैं, अभी तक अपन ने सिलेक्ट नहीं किया है, सर्च कर रहे हैं, एंड इनवाइटिंग द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स फॉर वैकेंसीज इन ऑर्गेनाइजेशन। आपके अल्टीमेटली वैकेंसीज कितनी ऑर्गेनाइजेशन में, वो चीज कौन शो करता है? आपका रिक्रूटमेंट शो करता है। ओके, नेक्स्ट, सेकंड इज जॉब डिस्क्रिप्शन। इट रेफर्स टू एनालाइजिंग द जॉब एंड फाइंडिंग आउट द रिक्वायरमेंट फॉर द जॉब so that appropriate candidate can be selected। अब पता चल रहा है कि यार मेरे को आईटी वाला कोई पर्सन चाहिए जो कि मेरा पूरा आईटी डिपार्टमेंट संभाल ले। उसकी जगह मैंने कॉमर्स के बंदे को हायर कर लिया, उसको बोल रहा हूँ कि आईटी का डिपार्टमेंट संभाल। तो क्या ये पॉसिबल है क्या? नो सर, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। रीजन बीइंग, आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन रहेगा पहले आपको एनालाइज करना है और फिर फाइंड आउट करना है कि कितनी रिक्वायरमेंट है जॉब के लिए, और उस जॉब के लिए अपन अप्रोप्रिएट पर्सन सिलेक्ट कर सके। ओके, कि सपोज करना जो टीचर इंग्लिश पढ़ाते हैं अपन उसको बोले कि आप मैथ्स पढ़ा दो तो पॉसिबल नहीं है, मैथ्स वाले को बोले कि इंग्लिश पढ़ा दो तो वो भी पॉसिबल नहीं है। जनरल केस में, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, जनरल केस में पॉसिबल नहीं है। तीसरा, कंपनसेशन एंड इनिशिएटिव। कंपनसेशन रिफर्स टू द रिवॉर्ड। ये चीज क्या होती है? आपकी रिवॉर्ड होती है किसके लिए? वर्क या फिर सर्विसेज के लिए। वेयर एज इंसेंटिव रेफर्स टू द रिवॉर्ड्स फॉर बेटर परफॉर्मेंस। एक्चुअली दो चीजें, एक तो होता है कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या होता है? जो आप काम कर रहे हो उसके लिए रिवॉर्ड। एंड इंसेंटिव क्या होता है? आप अपना परफॉर्म बेटर कैसे करो, वो चीज के लिए क्या करना, आपको इंड्यूस करना, आपको क्या करना, एनकरेज करना उस चीज के लिए, है ना, वो इंसेंटिव्स होते हैं। फेयर रेम्युनरेशन इंसेंटिव पॉलिसी शुड बी देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपकी फेयर रेम्युनरेशन पॉलिसी है, आप सबको एक जैसा ट्रीट कर रहे हो, सबके लिए रूल्स रेगुलेशन एक ही है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में तो ठीक है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, बट लॉन्ग रन में तभी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा जब आपकी रेम्युनरेशन पॉलिसी क्या रहेगी, आप लोगों की बिल्कुल एक जैसी रहेगी, फेयर रहेगी बिल्कुल। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग इज गिवन टू एम्प्लॉइज
ट्रेनिंग गिवन टू एम्प्लॉइज डेवलप स्किल्स एंड एबिलिटीज। एक्चुअली क्या होता है, अल्टीमेटली उसकी स्किल और एबिलिटीज को क्या कर लेता है, वो इंक्रीज कर लेता है। डेवलपमेंट इज अ कैरियर ओरिएंटेड। ये जो वर्ड है डेवलपमेंट, वो थोड़ा वाइडर टर्म है। और डेवलपमेंट क्या होता है, आपका लॉन्ग रन के लिए होता है। मतलब सपोज करना कि मैं आपको पर्टिकुलर टास्क के लिए ट्रेनिंग दे रहा हूँ, है ना। सो फॉर एग्जांपल मैं आपका कोई फील्ड इंप्रूव करवा रहा हूँ, आपको योगा के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, या फिर आपको है ना पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, या फिर आपको कस्टमर से बातचीत करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अच्छा, ये ट्रेनिंग आपको उस टाइम मिल गई, आपकी जॉब प्रोफाइल के लिए अच्छी है, लेकिन ये चीज़ आप अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करोगे और वहाँ ये चीज़ कहलाएगी ओवरऑल डेवलपमेंट। आपका सारी ट्रेनिंग मर्ज होती है और फिर कहलाती है आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ, लॉन्ग रन में डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट इज अ कैरियर ओरिएंटेड, बोथ हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। ये अल्टीमेटली आपकी एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखते हैं अगला, ह्यूमन रिलेशंस। एक्चुअली क्या होता है, हेल्दी रिलेशंस अगर आपको डेवलप करने हैं, है ना, with employees as well as with union, it is essential for growth and survival of the organization। एक्चुअली अगर आपने ह्यूमन रिसोर्सेज अच्छे से मेंटेन किए तभी आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो पाएगी और सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो पाएगा। आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी मूवीज़ में बोलते हैं कि यूनियन स्ट्राइक पे जा रही है, स्ट्राइक पे जा रही है, स्ट्राइक पे जा रही है। अच्छा, स्ट्राइक पे जाएगी तो क्या होगा, आप सोचिए, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 500 लोग हैं और 500 के 500 लोग स्ट्राइक पे जा रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं, तो सोचिए कितना प्रोडक्शन सफ़र हो गया। प्रोडक्शन सफ़र हो गया तो मार्केट में आपके गुड्स नहीं जा पाए, गुड्स नहीं जा पाए तो कॉम्पिटिटर अपने गुड्स वहाँ पे पहुँचा देगा और आपका मार्केट खत्म। आपका मार्केट शेयर धड़ाम से 100% जितना भी आपका प्रोडक्शन करते हो 20-30% पे आ जाएगा। फिर उसको फिर से उस लेवल में मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट टास्क रहता है। तो स्टार्टिंग से ही इनको आप क्या करो, सेटिस्फाई करके रखो एम्प्लॉयज़ को। रीज़न मीन आपने उनको डेवलपमेंट नहीं किया, ट्रेनिंग नहीं दी, या फिर उनको एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी, तो वो आपके लिए मोटिवेटेड होकर काम नहीं करेंगे। हैंडलिंग ग्रीवेंसेस। हैंडलिंग ग्रीवेंसेस में क्या होता है, इनकी कंप्लेंट्स, ग्रीवेंसेस मतलब कंप्लेंट्स ऑफ द कंपनी इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एचआर मैनेजमेंट। एक्चुअली क्या होता है, जितनी भी शिकायतें हैं एम्प्लॉयज़ की, उसको देखो और सॉल्व करो। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम जगह क्या होता है, एम्प्लॉय शिकायत करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। एक टाइम के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट होकर वो क्या कर देता है, जॉब छोड़ देता है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है और ये देखना है कि उनकी ग्रीवेंसेस क्या हो, सॉल्व हो, उनकी प्रॉब्लम सारी क्या हो, सॉल्व हो। एम्प्लॉयज वेलफेयर, इट रेफर्स टू प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को बेनिफिट जो आपको प्रोवाइड करने हैं वो चीज़ होती है, जैसे कि मेडिकल एजुकेशन हो गया, है ना, मेडिकल हो गया, एजुकेशन हो गया, हाउसिंग फैसिलिटीज हो गई। ये चीज़ क्या करता है, हेल्प्स इन मेंटेनिंग कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स। किसी पर्सन को अपन ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो रियली में इसको अगर अवेल करता है तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग टाइम के लिए जुड़ा रहता है। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हो, वो आपको अगर मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है, बच्चों के स्कूल की फैसिलिटी दे रहा है, आपको रहने की फैसिलिटी दे रहा है, तो आप क्या सोचोगे, इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है तो मैं दूसरी जगह क्यों जाऊँ, इतनी बढ़िया फैसिलिटी मिल रही है तो मैं क्यों जाऊँ। तो ये चीज़ यहाँ पे उनके पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर डिफेंडिंग द कंपनी, इट रेफर्स टू प्रेजेंटिंग फेवरेबल रिपोर्ट इन द कोर्ट लॉ फॉर अवॉइडिंग लीगल, फेवरेबल रिपोर्ट्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर अवॉइडिंग लीगल कॉम्प्लिकेशन। एक्चुअली क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी इससे जुड़ी हुई है, जैसे लेबर लॉ कानून जुड़ा हुआ है आपका, उसमें अगर लेबर्स के लिए आपने अच्छा काम नहीं किया तो कंपनी के ऊपर केस फाइल हो सकते हैं। तो कंपनी को सब चीज़ों से बचने के लिए, इन सब चीज़ों को बचने के लिए एक रिपोर्ट कार्ड भी प्रेजेंट कर सकती है कोर्ट में कि हम ये चीज़ें अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। बोलो कोई दिक्कत आता, यहाँ तक आ गया। अब हिंदी में देख लेते हैं कुछ थोड़ा, इसमें क्या कंटेंट दे रखा है आप लोगों को। एचआर प्रबंधन के एक भाग के रूप में स्टाफिंग कार्य, है ना। एचआर प्रबंधन एक संगठन का कर्मचारियों के प्रति जिम्मेदारियों के निर्वहन के माध्यम से संतोषजनक कार्य बल बनाए रखने संबंधित है। ये सारी चीजें मैं समझा चुका हूँ, हिंदी में रीड आउट कर लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगी। इसने कार्यस्थलों को सक्षम और संतुष्ट बनाए रखने के लिए कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण, बेहतर प्रदर्शन के लिए उचित पारिश्रमिक के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन और पदोन्नति के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया है। ओके, HRMGT, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें कई विशिष्ट गतिविधियां और क्रियाएं शामिल हैं जो हैं
पहला क्या है, भर्ती, जो अपन ने रिक्रूटमेंट मतलब समझा अभी। इसका मतलब क्या होता है, ये संगठन में रिक्तियों के लिए संभावित उम्मीदवार को खोजने और आमंत्रित करने की एक प्रक्रिया है। दूसरा, नौकरी विवरण। इसका तात्पर्य नौकरी का विश्लेषण करना और नौकरी की आवश्यकता का पता लगाना है ताकि उपयुक्त उम्मीदवार का चयन किया जा सके। ऐसा ना हो कि आपके पास गलत एम्प्लॉय आ जाए। तीसरा, मुआवजा और पहल। मुआवजा का तात्पर्य कार्य सेवाओं से प्रतिफल से है। ये जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए कंपनसेशन देने से है, जबकि प्रोत्साहन का तात्पर्य बेहतर प्रदर्शन के लिए पुरस्कार से है। आप लोग उसको क्या उसके अवज में दे रहे हो, वो पुरस्कार से मैटर करता है। संगठन में उचित पारिश्रमिक एवं प्रोत्साहन नीति होना चाहिए। आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते अपन आगे। प्रशिक्षण एवं विकास। अभी मैंने आपको बताया था कि जितनी भी आपकी चीजें स्टाफिंग की, आपको ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा, डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। तो कर्मचारियों को दिए गए प्रशिक्षण से कार्य में कुशलता एवं योग्यता का विकास होता है। विकास कैरियर उन्मुख है, दोनों कर्मचारियों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ये दोनों की दोनों चीजें क्या करती है, अल्टीमेटली एफिशिएंसी किसकी डेवलप करते हैं, एम्प्लॉइज की। मानवीय संबंध। संगठन के विकास और अस्तित्व के लिए कर्मचारियों का साथ साथ यूनियन के साथ स्वस्थ संबंध का विकास आवश्यक है। दोनों यूनियन और एम्प्लॉइज दोनों साथ में काम करने बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा। शिकायतों को संभालना। अगर आप शिकायतें उनकी मैनेज नहीं कर रहे हो तो आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हो। कंपनी की शिकायतों को संभालना एचआर मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अगला, कर्मचारी कल्याण। इसका तात्पर्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ, जो रिटायरमेंट बेनिफिट है, चिकित्सा, मेडिकल, शिक्षा, एजुकेशन, आवास, हाउसिंग सुविधाएं प्रदान करना, इससे सक्षम कार्यबल बनाए रखने में मदद मिलती है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। कंपनी का बचाव करना। कंपनी का बचाव करने के लिए इसका मतलब ये है कि भाई कानून, कोर्ट वगैरह में कोई भी केसेस वगैरह होते हैं तो आप इसकी रिपोर्ट पेश कर सकते हो इसके थ्रू। ओके, ये सब चीजें अपन समझ चुके हैं इंग्लिश में, ये हिंदी वालों के लिए है। नेक्स्ट, अब देखिएगा आगे, स्टाफिंग प्रोसेस। बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि मैक्सिमम एग्जाम में पूछा भी जाता है। देखिएगा, फर्स्ट, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। ओके, इसका मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू एनालाइज प्रेजेंट, जो आपके पास अभी है, ओके, एंड द रिक्वायर्ड नंबर मैन पावर वर्कफोर्स एनालिसिस टू रिवील नंबर एंड टाइप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर वेरियस जॉब्स। एक्चुअली क्या होता है, इसमें अपन लोग देखते हैं कि भाई आपके पास प्रेजेंटली कितने लोग अवेलेबल है। दूसरा, अपन ये देखते हैं कि मैन पावर रिक्वायरमेंट आपको कितनी चाहिए, और अपन इसमें ये चीज देखते हैं कि कितने लोग किस टाइप की जॉब के लिए चाहिए, of the human required for the various jobs and the available workforce. It helps in the job description, desired qualification, experience necessary to perform this job. इसमें अल्टीमेटली क्या बोला गया है, जो एक्सपीरियंस के हिसाब से लोग काम कर रहे हैं या फिर जो उस जॉब के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है, उसके लिए अपनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, स्टाफिंग प्रोसेस। आप खुद सोचिए, आपको किसी एम्प्लॉय की जरूरत है, तो एम्प्लॉय की जरूरत है तभी तो आपने देखा कि जरूरत है, तो स्टाफिंग का प्रोसेस पहली बार स्टार्ट होता है एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। वहां पे कितने लोगों की जरूरत है, पता चला मेरे पास कम लोग हैं तो भी मेरा ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा लोग मैंने क्या कर लिया, उधर जॉब पे उनको रख लिया तो भी मैं ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। रीजन बीइंग, आपका एक ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होना चाहिए फिजिकल रिसोर्सेज का और ह्यूमन रिसोर्सेज का, सबका। नेक्स्ट आता है रिक्रूटमेंट। अच्छा, रिक्रूटमेंट अभी मैंने आपको समझाया था, अब अपन डिटेल में समझते हैं इसको क्या होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग आउट द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। इसमें से अपन सर्च करते हैं प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, है ना, स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। अपन लोग बाहर एडवर्टीजमेंट के थ्रू, न्यूज़पेपर में, रेडियो, या फिर अपने यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर ये जॉब पोजीशन है, आपके सर्कल में जो भी लोग हैं उनको बताइए और उनको बोलिए कि हमारे यहाँ अप्लाई करें। ओके, इट इनवाइट सफिशिएंट नंबर, ये इनवाइट करता है ना, ये चीज ध्यान रखना, इनवाइट सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर फेयर सिलेक्शन। फेयर सिलेक्शन की चीजें को इनवाइट करता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव प्रोसेस। सर, ये पॉजिटिव प्रोसेस है, ये चीज का ध्यान रखना क्योंकि इस पे आपका एमसीक्यू काफी बार बनता है। रिक्रूटमेंट आपका पॉजिटिव प्रोसेस होता है, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जितने भी आपके पास
कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए आ रहे हैं उनको अलाउ करो, आने दो आने दो आने दो। बट सिलेक्शन क्या होता है, नेगेटिव प्रोसेस होता है, जाने दो जाने दो जाने दो। इसमें अगर 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 100 के 100 को एक्सेप्ट करते हैं अपन। इसमें से अपनों को 5 लोगों को सेलेक्ट करना है तो बाकी 95 रिजेक्ट होते हैं। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना। पॉजिटिव प्रोसेस अपना क्या है, रिक्रूटमेंट। अगला आता है सिलेक्शन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट अवेलेबल कैंडिडेट्स। नॉर्मल सी चीज है, अपन लोग कोई खाने पीने की चीज भी देखते हैं, अपने को अपने पेरेंट्स बोलते हैं बेटा क्या चाहिए आप इसमें सिलेक्ट कर लो, वेदर इट इज बाइक, वेदर इट इज बैग। आप कोई भी शॉपिंग करने जा रहे हो तो आपके सामने जो ऑप्शन होते हैं आप भी सबसे बेस्ट सिलेक्ट करते हो। ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करेगा, उनके पास जितने भी कैंडिडेट्स अवेलेबल है उनका सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग करेगा, देखेगा कि हाँ भाई हमको किसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसमें सबसे बेस्ट जो होगा वो उसको क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट्स। देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ नेगेटिव प्रोसेस। देखिए नेगेटिव प्रोसेस आ गया, ये चीज ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव प्रोसेस और नेगेटिव प्रोसेस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इस चीज में बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है, सर नेगेटिव प्रोसेस कैसे हुआ, सिलेक्शन तो मतलब पॉजिटिव चीज हुई ना सर, ऐसे क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं। नेगेटिव प्रोसेस का इसका आउटलुक ये है, क्योंकि जितने लोगों ने अप्लाई किया है उसमें से बहुत कम लोगों को अपन सिलेक्ट करते हैं, इसलिए नेगेटिव प्रोसेस कहलाता है। ओके, एज इट एम्स फॉर रिजेक्टिंग, ये आपका क्या करता है, रिजेक्ट करता है किसको, दोज एप्लीकेशंस हु आर नॉट सुटेबल फॉर द जॉब। जो सुटेबल नहीं है जॉब्स के लिए, वो सारी की सारी चीजें अपनी क्या होती है यहाँ पर, इसमें रिजेक्ट हो जाती है। ओके, आई होप आपको 3 चीजें समझ में आ गई होंगी। पहली चीज मैन पावर रिक्वायरमेंट, दूसरी चीज रिक्रूटमेंट और तीसरी चीज सिलेक्शन। ओके, नेक्स्ट अगला दिया हुआ है अपनों को प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन। अच्छा, प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन मतलब समझना क्या होता है। प्लेसमेंट, प्लेस देना, जिस एम्प्लॉय को आपने सिलेक्ट किया उसको उसकी प्लेस दो, उसको उसकी जगह दो। फॉर एग्जांपल आपने एमबीए वाले को सिलेक्ट कर लिया एज अ मैनेजर बनाने के लिए, तो उसको मैनेजर वाली प्लेस दो। दैट मीन्स बाय प्लेसमेंट। प्लेसमेंट ऑफ एन एम्प्लॉयज रेफर्स टू प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक जॉब्स in the specific department to the selected candidates. It ensures right man at the right job. ये चीज आपको बताती है कि भाई आपने राइट पर्सन राइट जॉब के लिए सेलेक्ट किया है, तो ये चीज बहुत जरूरी है आप लोगों की, काहे के लिए, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में। ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन में जैसे सपोज करना कि कोई नया एम्प्लॉय आया आपके पास, वो किसी को जानता नहीं है, सिर्फ 1-2 जनों को जानता है जो जिनका उन्होंने इंटरव्यू लिया था या फिर जो रिसेप्शन पे कोई बैठा होगा उनको। अब आप गए, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में 4-4, 500, 1,000 एम्प्लॉयज होते हैं, तो इनकी एक ओरिएंटेशन मीटिंग होती है जिसमें क्या होता है, उस एम्प्लॉय को जो नया वहाँ पे अपॉइंटेड है उसको सबसे इंटरेक्ट कराया जाता है और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के साथ उसका इंटरेक्शन कराया जाता है। इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू एम्प्लॉय। इंट्रोड्यूस कराते किसको, न्यू एम्प्लॉयज को, विद द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज एज वेल एज विद देयर सुपीरियर, सुपीरियर से भी कराया जाता है। इट हेल्प्स देम टू एडजस्ट इन द न्यू एटमॉस्फेयर। इट इन्वॉल्व्स ब्रीफ प्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सारी की सारी ब्रीफली उनको चीजें बताई जाती है कि हमारे यहाँ पर यहाँ से इतना टाइम लगता है, ये लंच टाइम रहता है, सारे स्टाफ को ये करना पड़ता है, मॉर्निंग में आते ही ये ना प्लेसेस लेनी पड़ती है, जनरल मैनेजर मीटिंग लेता है, बहुत सारी चीजें इसमें होती है, वो सारी यहाँ पर आपकी होती है। पहला चीज अपन ने क्या पढ़ा, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। दूसरा पढ़ा अपन ने क्या, रिक्रूटमेंट। तीसरा पढ़ा अपन ने क्या, सिलेक्शन। और चौथा पढ़ा अपन ने प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अपना बोला गया है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये जॉब, ट्रेनिंग इज द जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस। एक्चुअली क्या है, ये अपने को जॉब में आने वाली चीजें उसको अपनों को क्या करनी पड़ती है, अवेल करवानी पड़ती है। क्या काम करेगा, किस टेक्निक से काम करना है, कैसे करेगा। तो आपने देखा होगा कि जो जो नए एम्प्लॉयज अपॉइंट होते हैं, जो एक्सपीरियंस नहीं होते, उनको पहले एक सीनियर एम्प्लॉय के साथ काम सिखाया जाता है, फिर उसको मेन वर्क दिया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान ना हो। इट हेल्प्स द एम्प्लॉय टू परफॉर्म देयर बेस्ट एफिशिएंटली विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। अल्टीमेटली इसका मेन क्या होता है, आपका जो रिसोर्सेज है क्या हो, कम से कम वेस्टेज हो। इट हेल्प्स एम्प्लॉय टू हैव नॉलेज ऑफ द जॉब मेथड एंड न्यू टेक्नोलॉजी। अल्टीमेटली जितने भी आपके मेथड्स हैं और टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी आपको इसमें सिखाई जाती है। डेवलपमेंट इज कैरियर ओरिएंटेड प्रोसेस। ये मैंने आपको बताया था, ये जो डेवलपमेंट वर्ड है वो वाइडर टर्म है, क्योंकि ट्रेनिंग इसके अंडर में आता है। डेवलपमेंट के आगे ट्रेनिंग बहुत छोटा वर्ड है। डेवलपमेंट इज अ वाइडर टर्म।
इज अ कैरियर एंटरप्राइज विच इज कंसर्न विद ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय। ये ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। ट्रेनिंग में एक पर्टिकुलर टास्क के लिए आपको क्या दी जाती है, नॉलेज दी जाती है। और डेवलपमेंट में क्या होता है, ओवरऑल लाइफ में आपको क्या काम आने वाला है, फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में, वो सारी चीज यहाँ पे काउंट होती है। इट ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज फॉर कैरियर अनाउंसमेंट टू द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो अल्टीमेटली सारी चीज देखता है कि मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो भी अपने उसमें है, उनके कैरियर अनाउंसमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए अपनों को। इट हेल्प्स एन एंटरप्राइज टू अट्रैक्ट बेस्ट एंड स्किलफुल पर्सनल एज वेल एज हेल्प्स इन रिटेनिंग देम। अल्टीमेटली अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो और आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो वो डिफाइन होएगा कि आप डेवलप्ड हो, है ना, आपका क्या हो चुका है, डेवलपमेंट हो चुका है। तो ये चीज एक बेस्ट परफॉर्म करती है, बेस्ट अपना जिसको अपन बोल सकते हैं अपना प्रेजेंटेशन देती है, जिसकी वजह से अपन लोग फिर ऑर्गेनाइजेशन अपनों को रिटेन कर लेता है। तो डेवलपमेंट इज वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, कुछ कंपनीज, कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपने एक स्टैंडर्ड बनाती है कि एम्प्लॉय को हमने काम दिया इतना, उसने इतना कर लिया, दैट इज ओके। अगर इतना किया, ज्यादा कर लिया अपने स्टैंडर्ड से, तो क्या करना है, कम किया तो क्या करना है, तो उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाई जाती है। उस रिपोर्ट के बेसिस पे उसका इंक्रीमेंट होता है, उस रिपोर्ट के बेसिस पे उसको दूसरे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। वो सारी चीजें किससे होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल से। तो इसमें क्या होता है, इट रेफर्स टू इवेल्युएटिंग परफॉर्मिंग द एम्प्लॉइज अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड। सुपीरियर प्रिपेयर करता है, सुपीरियर मतलब जो एम्प्लॉय के ऊपर जो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, एम्प्लॉय का बॉस इज नॉन एज सुपीरियर। फीडबैक रिपोर्ट ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ओके, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल आपका क्या होगा, उसकी परफॉर्म क्या क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो सारी चीजें अपन उसको मेजर करें। नेक्स्ट, प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग। प्रमोशन एंड कैरियर प्लानिंग में क्या होगा आप लोगों का, इट रेफर्स टू बीइंग प्लेस्ड अ हायर जॉब पोजीशन विथ मोर पे। प्रमोशन क्या होता है, एक कुछ स्टेप ऊपर या एक स्टेप ऊपर आपकी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसके साथ क्या करें, ज्यादा पे करना, सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो आपको और रेस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर ज्यादा हो। इट इज नोन एज प्रमोशन कैरियर प्लानिंग। इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक रिपोर्ट। फीडबैक रिपोर्ट जो चीज उसने बनाई है सुपीरियर ने, उसने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट की है, वो चीज यहाँ पर उसके बेसिस पे उसको क्या मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। ओके, फिर कंपनसेशन इंसेंटिव सेम एज बिफोर। हाँ, अल्टीमेटली यहाँ पे देखिए अपन लोगों ने ये कंपनसेशन वाला टॉपिक है, लास्टली अपन लोग जो भी इसको पोजीशन देंगे या कुछ भी करेंगे, बोनस दे रहे हैं उसको, शेयर्स दे रहे हैं एक्स्ट्रा, या उसकी सैलरी बढ़ा रहे हैं, वो सब चीज़ आपकी किस में आ जाएगी, कंपनसेशन में आ जाएगी। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसकी टेक्निक बताता हूँ कि इसको याद कैसे रखना है। इसको याद करने के लिए आपको इकोनॉमिक्स के 2 टॉपिक्स को रिकॉल करना है। कितने टॉपिक्स को रिकॉल करना है, 2 टॉपिक्स को। अच्छा, 2 टॉपिक्स में आपके वो है, मैं एक बार बैक कर लेता हूं इसको। हाँ, एक टॉपिक था आपका एमआरएस। क्या था आपका एक टॉपिक, एमआरएस। आप लिख देना एमआरएस को। चलो इसको मैं लिख देता हूं इस टाइप से, ये लिख दिया मैंने एमआरएस। एक टॉपिक है आपका पीपीसी। एक टॉपिक है आपका पीपीसी, तो मैंने यहां पे लिख दिया पीपीसी। आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों टॉपिक की पीटी करा दो। क्या करा दो, इन दोनों टॉपिक की पीटी करा दो। इट्स अ फनी वन, लेकिन ये चीज आपको सीक्वेंस में आपको प्रोसेस याद करने में हेल्प करेगी। अब देखिए कैसे। एम से हो गया मैन पावर रिक्वायरमेंट, आर से हो गया रिक्रूटमेंट, एस से हो गया सिलेक्शन, ये देखिए सिलेक्शन, पी से हो गया प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, टी से हो गया ट्रेनिंग, ये देखिए आगे आपका ट्रेनिंग होगा, ये देखिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ओके, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड लास्ट कंपनसेशन। ये दिखने में थोड़ी सी फनी लगती है कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो, बट प्रोसेस जो होता है बेटा स्टार्टिंग से एंड तक, वो क्या होता है, सीक्वेंस वाइज चलता है। आप ऐसा नहीं कर सकते सर सिलेक्शन पहले ले लो रिक्रूटमेंट बाद में ले लो। तो ये चीज आपको एक सपोर्टिंग रोल में अदा करती है कि हमको ये चीज याद कैसे करना है। तो ये आपकी हो गई ट्रिक, आप इसको इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हो। क्या करना है, एमआरएस और पीटी की क्या करवानी है, एजुकेशन। एमआरएस और पीपीसी क्या करवानी, पीटी करवानी, दैट इज ओके।
ओके, अब बढ़ते अपन आगे, हिंदी में देख लेते हैं इसको। स्टाफिंग प्रक्रिया एक्चुअली थोड़ा सा इसको लर्न करना टफ पड़ता है हिंदी में, बट फिर भी अपन इसको चीज देखेंगे। पहला है जनशक्ति की आवश्यकता का अनुमान लगाना। एक्चुअली वो ट्रिक अपन इसे फॉलो करवाना, कोई ऐसी हिंदी में ट्रिक मैं नहीं बता सकता आपको, इंग्लिश में बहुत सारी ट्रिक्स है मेरे पास। यह वर्तमान और आवश्यक जनशक्ति कार्यबल का विश्लेषण को प्रकट करने के लिए स्तंभित करता है और विभिन्न नौकरियों के लिए आवश्यक मानव प्रकार और उपलब्ध कार्यबल, यह कार्य विवरण, वंचित योग्यता और इस कार्य को करने के लिए आवश्यक अनुभव में मदद करता है। अल्टीमेटली ये एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट हो गया, कितने लोग चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, वो सारी चीजें इसमें है। दूसरा है आपका भर्ती। भर्ती में क्या होता है, इसमें अपन संभावित उम्मीदवार जो वहाँ के लिए कैपेबल एम्प्लॉई है उसको नौकरी के आवेदन के लिए अपने को क्या करना, प्रेरित करना, और पर्याप्त संख्या में लोगों को आमंत्रण करता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग आप यहाँ पे आके हमारे यहाँ पे आप इसके लिए अप्लाई करो। तीसरा है चयन, सिलेक्शन। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था ये पॉजिटिव प्रोसेस होता है, ये देखिए सकारात्मक प्रक्रिया है ये रहा, और ये जो होता है आपका नेगेटिव प्रोसेस होता है नकारात्मक प्रक्रिया ये रहा। ओके, ये चीज का ध्यान रखना। इसमें जितने अपन ने उम्मीदवार चुने हैं उसमें बहुत से लोगों को अपन मना करते हैं और सिर्फ एक जो उपयुक्त है उसी को ही अपन जॉब देते हैं। प्लेसमेंट ओरिएंटेशन मैंने आपको बता दिया। प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, वो चीज जिसमें कोई भी एम्प्लॉय सिलेक्ट हुआ उसको उसकी प्लेस देना, उसकी जॉब पोजीशन उसको देना। एंड ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो वहां पे पहले से लोग काम कर रहे हैं उनके साथ क्या करना, इंटरेक्ट करवाना। अगला देखिए, प्रशिक्षण एवं विकास, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। प्रशिक्षण एक रोजगारोन्मुख प्रक्रिया है, यह कर्मचारियों को संसाधनों की न्यूनतम बर्बादी के साथ अपना कुशलता पूर्वक करने में मदद करता है। यह कर्मचारियों को कार्य पद्धति और नई तकनीक का ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। ये चीज अपन समझ चुके हैं। विकास कैरियर उन्मुखी प्रक्रिया है जिसका संबंध कर्मचारियों के समग्र विकास से है। समग्र विकास मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट से है। यह संगठन के सदस्यों को करियर घोषणा के अवसर प्रदान करता है। यह किसी उद्यम को सर्वोत्तम और कुशल कर्मियों को आकर्षित करने के साथ साथ उन्हें बनाए रखने में भी मदद करता है। ये सब चीजें आपकी इसमें काउंट होती है। फिर आता है प्रदर्शन मूल्यांकन। प्रदर्शन मूल्यांकन जो अपन ने अप्रेजल पढ़ा, इसमें जो उसका बॉस है जिसको अपन ने सिलेक्ट किया है वो एक रिपोर्ट बनाएगा, वो रिपोर्ट बना के किसको फॉरवर्ड कर देगा, मैनेजर को। पदोन्नति और कैरियर योजना। पदोन्नति का मतलब क्या होता है, वेतन, संतुष्टि और जिम्मेदारी के साथ उच्च नौकरी की स्थिति पर रखा जाना। आमतौर पर यह फीडबैक रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है। जो फीडबैक बनता है अपना प्रदर्शन मूल्यांकन उसके बेसिस पे किया जाता है। मुआवजा, प्रोत्साहन, पहले की तरह ही मुआवजा और प्रोत्साहन सारा का सारा अपन इसमें एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसको क्या आप अमाउंट देना है, कैसे पैसे देने हैं, कितना कंपनसेशन देना है, वो सारी चीजें आपकी इसमें काउंट होती है। ओके, अब बढ़ते अपन आगे अगले टॉपिक की तरफ। देखिएगा, यस, अगला टॉपिक जो आपका है वो है स्टाफिंग, एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। आपको टोटल 3 चीजें ऐसे पढ़नी है ना। एबीसीडी आती है सबको? यस सर, बिल्कुल आती है। अच्छा, अब मुझे बताओ आपका MNOPQR, आर के पास क्या आता है, एस के बाद क्या आता है, टी। तो फर्स्ट रिक्रूटमेंट, सेकंड सिलेक्शन और तीसरा आपका क्या रहेगा, ट्रेनिंग। ये चीज सीक्वेंस आप ध्यान रखना। तो अपन इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, स्टाफिंग प्रोसेस में 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला रिक्रूटमेंट, दूसरा सिलेक्शन और तीसरा क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट जो मैंने मीनिंग आपको बताया सेम टू सेम वही है। अपन उसमें क्या करते हैं, इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब, है ना। अब इसमें ये जो स्टेप्स होती है क्या क्या होती है, सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मैन पावर। आप लोग देखते हो कि आपके पास कितने मैन पावर अवेलेबल है, कितने आपको चाहिए, क्या चाहिए, वो सारी चीजें इसमें आपकी देखी जाती है। डिफरेंट सोर्सेज, कौन कौन से आपके पास सोर्सेज हैं। असेसमेंट ऑफ वैलिडिटी ऑफ द सोर्स। आप लोग देखते हो कि यार वो सोर्स आपके पास जो आया है, अप्लाई किया है, वो फेक तो नहीं है, वो रियली में डिजर्व करता है कि नहीं करता है। ये सारी चीजें आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस में देखते हो। तीसरा, चूजिंग द बेस्ट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। उसमें से सबसे बेस्ट सोर्स आप देखते हो कि क्या अवेलेबल है। और चौथा देखते हो इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट्स, है ना।
ये अपन ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, सारी चीजें वो की वही है। मतलब रिक्रूटमेंट में क्या होता है, आप लोग क्या क्या चीजें करोगे, आप देखोगे कि यार उसमें जो मैन पावर आया वो उसको अपन कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हो, वो चीज देखते हो। दूसरा आप देखते हो कि उसकी वैलिडिटी सोर्स की क्या है, कहाँ का रहने वाला है, वो फेक तो नहीं है, वो उसका सीवी जो अपने पास आया है, रेज्यूमे जो है सही है कि नहीं है। उसमें अपन देखते हैं कि बेस्ट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, वो सारी चीजें अपन इसमें देखते हैं। और इनवाइटिंग एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट्स, है ना, अपन लोग उनसे एप्लीकेशंस मंगाते हैं कि आप अपने और डिटेल्स सबमिट करके जाओ। अब इसमें दो टाइप के रिक्रूटमेंट होते हैं, एक तो होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल रिक्रूटमेंट में आपके टोटल दो चीजें आती है, ओके, एक आता है ट्रांसफर और दूसरा आता है प्रमोशन। इन दोनों चीजों को अपन समझेंगे। पहले उससे पहले समझ लेते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होता क्या है। रिक्रूटमेंट जब आपके ऑर्गेनाइजेशन के विद इन द ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इट रेफर्स टू रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू ट्रांसफर एंड प्रमोशन। ट्रांसफर एंड प्रमोशन के थ्रू उनका क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट मतलब उनको जॉब पोजीशन दी जाती है, ओके। वो चीज इसमें मैंने आपको बताया ऑलरेडी, दो चीज आती है, एक तो ट्रांसफर और एक प्रमोशन। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज वेरी इकोनॉमिकल, बहुत सस्ता होता है ये, है ना, मनी टर्म्स में भी एज वेल एज टाइम्स में भी। क्यों? क्योंकि ये उसी को दिया जाता है जो अपने आप पे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है। अच्छा, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है मतलब उसको मैनेजमेंट पता है, उसको सिस्टम पता है, उसको ट्रेनिंग दे चुके हैं, फिर से अलग से उस पर खर्चा करने की जरूरत नहीं होती है। प्रमोशन इज अ सोर्स ऑफ इनोवेशन फॉर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। ये इनोवेशन का सोर्स है, किसके लिए? एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आती है। पहली चीज क्या देखेगा सर? पहली चीज है ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब क्या होता है, किसी एम्प्लॉय को शिफ्ट करना एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, लेकिन सेम पोजीशन पर। ट्रांसफर को डिफाइन कैसे करते हैं? ट्रांसफरिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन पोजीशन, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट सेम पोजीशन, है ना। ट्रांसफर इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, है ना, वन डिवीजन टू अनदर, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर, और फ्रॉम वन यूनिट टू अदर। दूसरी जगह आपको क्या करना, उसको शिफ्ट करना। It is a good source of adjustment surplus employee. It doesn't involve substantial change with the responsibilities, authorities and salaries and status of an employee. उसका जो स्टेटस है, सैलरी है, उसकी जो पोजीशन है वो सेम रहती है, बस आप क्या कर लेते हो, उसको ट्रांसफर कर लेते हो, उसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर शिफ्ट कर लेते हो। जैसे आप लोग देखा होगा कि आपके पेरेंट्स वगैरह के ट्रांसफर होते हैं, आज दिल्ली में है तो कल जयपुर में, जयपुर के बाद इंदौर में, इंदौर के बाद मुंबई में, तो ये ट्रांसफर होता है, उनकी पोजीशन सेम रहती है। अच्छा, मैक्सिमम केसेस में ट्रांसफर के साथ साथ प्रमोशन भी होता है, उनकी पे स्केल भी बढ़ा दी जाती है, ओके। तो प्रमोशन का मतलब क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन। इसमें आपको क्या करता है, एम्प्लॉय को हायर पोजीशन पे शिफ्ट किया जाता है। हैविंग हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी, अलाउंसेस एंड बेटर स्टेटस। उसकी पोजीशन बढ़ेगी तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, ऑथोरिटी बढ़ती है, अलाउंसेस भी बढ़ते हैं, उसका स्टेटस भी बढ़ता है। इट इंक्लूड्स द मोटिवेशन, लॉयल्टी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज। वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, मोटिवेट करता है और सेटिस्फाई करता है एम्प्लॉयज को। प्रमोशन शुड बी ग्रांटेड लॉजिकली, अदर इट मे कॉज डिससेटिस्फेक्शन अमंग एम्प्लॉयज। ये आपका लॉजिकली होना चाहिए, पता चला कि यार वो मेरा खास है, मैं उसको क्या दे रहा हूँ, प्रमोशन दे रहा हूँ, कोई डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको प्रमोशन नहीं दे रहे, तो होगा क्या, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन सफर कर जाएगा, ओके। नेक्स्ट, स्टाफिंग प्रोसेस का तत्व, तीनों चीजें मैं आपको अभी, वो इंग्लिश था, ये हिंदी है। पहला आपका आ रहा है भर्ती, जनशक्ति के विभिन्न स्रोतों की पहचानना, स्रोत की वैधता का आकलन, भर्ती का सर्वोत्तम स्रोत चुनना और उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित। ये सारी चीज आपकी रिक्रूटमेंट में आ रही है। पहला आ गया आंतरिक सोर्स, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इंटरनल सोर्स में क्या आता है, दो चीजें आती है आपकी, है ना। ये दो चीजों में आपका एक तो स्थानांतरण आता है और एक आता है पदोन्नति, है ना। स्थानांतरण सेम पोजीशन रहती है लेकिन प्लेस अलग हो जाती है, डिपार्टमेंट अलग हो जाता है। और पदोन्नति आप एक स्टेप ऊपर चले जाते हो या दो स्टेप ऊपर चले जाते हो, है ना, आपकी पे स्केल वगैरह बढ़ जाती है। स्थानांतरण में आपकी जो सैलरी वगैरह वो इंक्रीज नहीं होती है, लेकिन पदोन्नति में आपका क्या होता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आपकी सैलरी बढ़ जाती है, भत्ते बढ़ जाते हैं, उच्च पद पर स्थानांतरित किया जाता है। इसमें कर्मचारियों की प्रेरणा, निष्ठा और संतुष्टि का स्तर शामिल है। ये चीज ध्यान रखना, है ना। पदोन्नति तार्किक रूप से दी जानी चाहिए, अन्यथा इसका कर्मचारियों में असंतोष पैदा कर सकता है। अभी अपन ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं, ओके। नेक्स्ट, मेरिट्स एंड एडवांटेजेस।
पहला बोला गया है मोटिवेशन टू एम्प्लॉइज। जैसे ही आपने प्रमोशन किया एट हायर लेवल पे, वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है कि हम भी परफॉर्मेंस अच्छा करें, हम लोग भी क्या कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमको भी क्या मिलेगा, हमको भी अच्छा पैसा मिलेगा और इंसेंटिव अच्छे मिलेंगे। तो ये सारी चीजें उनकी क्या रहती हैं, जॉब सेटिस्फाई के लिए काम आती है और मोटिवेट करती है एम्प्लॉयज को। दूसरा, नो नीड ऑफ ट्रेनिंग। एक्चुअली आप अगर ट्रांसफर कर रहे हो, है ना, फ्रॉम जॉब टू अदर, इज इटसेल्फ अ टूल ऑफ ट्रेनिंग। ये एक टूल है ट्रेनिंग का, उसमें कैंडिडेट्स को प्रमोट किया जाता है। उस केस में ट्रेनिंग आपको देने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इंटरनल में वो ऑलरेडी उसको पता होता है कि सिस्टम क्या है। When such candidates are promoted or transferred, no such training is required. Enable them to handle their new responsibilities. उनको ये बताना नहीं पड़ता है कि आपको responsibilities ऐसे हैंडल करनी है, ये सब चीज़ें ऐसे करनी है। वो सारी चीज़ें उनकी ट्रेनिंग जो है ऑलरेडी उनको पता होता है कि क्या करना होता है। तीसरा, adjustments of surplus staff. It is a conventional method to adjust surplus staff of department division unit to another department division unit. एक जगह अपने पास स्टाफ ज्यादा है, एक जगह स्टाफ कम है, तो अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टाफ डिपार्टमेंट से निकाल के दूसरे स्टाफ में ट्रांसफर कर देंगे। वेयर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, जहाँ पे भी आपकी शॉर्टेज है वहाँ पे आप ट्रांसफर कर दोगे। ये इंटरनल सोर्सेज की बातचीत हो रही है। इकोनॉमिकल होता है, इसमें कोई आपको खर्चा नहीं करना पड़ता है बहुत ज्यादा टाइम एंड मनी के टर्म्स में। ये मेथड ह्यूज एक्सपेंडिचर आपका नहीं करता है। रीजन बीइंग, क्योंकि आपको एडवर्टीजमेंट नहीं करना पड़ता है ना, सिलेक्शन नहीं करना पड़ता है एम्प्लॉइज का, क्योंकि वो अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है। सेकेंडली, कंपनी हैज कंप्लीट इन्फो अबाउट द कैंडिडेट। उसके पास, कंपनी के पास सारी इंफॉर्मेशन है उस कैंडिडेट की, पास्ट परफॉर्मेंस, कैसे काम करता है, कहाँ रहता है ना, और उसके जो क्या कहते हैं परफॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं, उसके क्राइटेरियाज हैं, उसका परफॉर्मेंस है, सब कुछ कंपनी को पता होता है। ऑन द बेस ऑफ दैट डिसीजन कैन बी टेकन क्विकली फॉर प्रमोशन। वो अल्टीमेटली इजीली कंपनी क्या कर सकती है, डिसीजन ले सकती है। गुण एवं लाभ, कर्मचारियों को प्रेरणा देता है। उच्च स्तर पर पदोन्नति मौजूदा कर्मचारियों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। कर्मचारी अपनी प्रतिबद्धता, निष्ठा और कार्य संतुष्टि के साथ कार्य करते हैं। ओके। दूसरा, प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं। नौकरी से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण स्वयं प्रशिक्षण का एक उपकरण है, जबकि ऐसे उम्मीदवारों को पदोन्नत या स्थानांतरित किया जाता है तो उन्हें अपनी नई जिम्मेदारी को संभालने में सक्षम बनाने के लिए ऐसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनको ऑलरेडी पता होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टम क्या है और उनको क्या फॉलो करना है। तीसरा, अधिशेष कर्मचारियों का समायोजन। यह विभाग मंडल इकाई के अधिशेष, जो एक्सिस आपके पास एम्प्लॉइज हैं, जहां पर आपके पास कम एम्प्लॉइज हैं, वहां पे ये चीज की कमी को पूरा करता है। चौथा, किफायती है, बढ़ती आंतरिक सोर्स है, जो समय और धन दोनों की दृष्टि से किफायती है। इस पद्धति से रिक्तियों को विज्ञापन और कर्मचारियों के चयन पर भी भारी खर्च की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी कंपनियों के पास उम्मीदवार के पिछले प्रदर्शन की पूरी जानकारी होती है। अभी मैंने डिस्कस किया है कि हर एम्प्लॉय का कंपनी के पास डेटा होता है, उनका परफॉर्मेंस क्या है, और उस बेसिस पे वो निर्णय ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, डीमेरिट्स क्या क्या होता है। रेस्ट्रिक्ट द फ्रेश यंगस्टर। होता क्या है, आप लोग अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ले रहे हो तो वो श्योरली उनकी एज क्या होगी, आपके पास ज्यादा होगी। आप है ना यंग स्टाफ को रिक्रूट नहीं करते हो, क्योंकि यंग स्टाफ कहां से आएगा, एक्सटर्नल सोर्स से आएगा। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, द स्कोप ऑफ एम्प्लॉय, फ्रेश, टैलेंटेड एंड बोल्ड एंड करेजियस यंगस्टर। ये यंगस्टर और जो फ्रेश है, टैलेंटेड है, बोल्ड है, उनको प्रमोट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि आपने किसको प्रमोट किया, सिर्फ और सिर्फ इंटरनल रिक्रूटमेंट को प्रमोट किया। दूसरा, लैक ऑफ इनिशिएटिव। एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट प्रमोट्स रिक्रूटमेंट प्रमोशंस आर बेस्ड ऑन सीनियोरिटी। जनरली आपने देखा होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सीनियोरिटी के बेस पे उनको प्रमोशन दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, इनिशिएटिव एम्प्लॉइज में कम आता है ना। तो एम्प्लॉइज टेक इनिशिएटिव टू वर्क एफिशिएंटली और दे बिकम लेथार्जिक। वो लोग सोचते हैं कि यार अपने को ही मिलना है, दूसरे लोग सोचते हैं कि यार क्या है यार उसको ही मिलना है, तो हम लोग भी अपना काम इतना अच्छे से नहीं करेंगे, है ना, वो होप छोड़ देते हैं। तीसरा, नॉट सुटेबल फॉर न्यू एंटरप्राइज। नए एंटरप्राइज में कभी भी इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि नया है तो पहली बार आप अपॉइंट करोगे, आप इंटरनल रिक्रूटमेंट कैसे कर सकते हो। इट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ,
लैक ऑफ स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर एंड प्रमोशन। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर प्रमोशन होता है ऑफ वेरी फ्यू एम्प्लॉइज विच रिड्यूसेस स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। आप लोगों की, मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ कम लोग ही होते हैं जो कि ट्रांसफर होते हैं या प्रमोट होते हैं, तो कि ये जो होता है आपकी कंपटीशन की स्पिरिट को भी क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। एंड लास्ट, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, बहुत ज़्यादा आपने अगर ट्रांसफर किए एम्प्लॉयज़ के एक जॉब से दूसरी जॉब में, तो उनकी प्रोडक्टिविटी क्वालिटी और क्वांटिटी टर्म्स दोनों में रिड्यूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना बहुत टिपिकल होता है किसी भी फैमिली के लिए। ओके, और ऑर्गेनाइजेशन में वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, अच्छा थोड़े बहुत ट्रांसफर इज ओके, बट आपने बहुत ज़्यादा ट्रांसफर कर दिए, फ्रिक्वेंटली कर दिए, तो एम्प्लॉय अपनी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस कर सकता है। करेगा, ये जरूरी नहीं, कर सकता है। अवगुण, नए युवा को प्रतिबंधित करें, इसमें युवाओं को अपन मौका नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो पुराने आपके पास मैन पावर है उसी को आप यूज करते हो। दूसरा, पहल की कमी, आप इनिशिएट नहीं कर पाते हो, है ना। पदोन्नति जो होती है वरिष्ठता के आधार पर होती है। कर्मचारी कुशलतापूर्वक कार्य करने की पहल करते हैं, अन्यथा वे सुस्त हो जाते हैं। ये चीज अभी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नए उद्यम के लिए उपयुक्त नहीं है, नए ऑर्गेनाइजेशन के लिए उपयुक्त नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके पास तो मैन पावर ही नहीं है। मैन पावर होगा तभी तो क्या होगा, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होगा। फोर्थ, प्रतिस्पर्धा की भावना का अभाव, कंपटीशन जो होता है बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉइज भी कम होते हैं और पता होता है ये सीनियर है तो इसको ही मिलना है। और लास्ट, उत्पादकता कम करता है, कर्मचारियों को बार बार एक नौकरी से दूसरी नौकरी में स्थानांतरण गुणवत्ता है मात्र दोनों के मामले में उनकी उत्पादकता को कम कर देता है ना। ये चीज अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं, बट हिंदी मीडियम में आपको देखना है, कुछ स्टूडेंट जैसे होते हैं जो हिंदी मीडियम बिलोंग करते हैं तो उनके लिए ये ईजी हो जाता है। अब देखते हैं आगे। हाँ, तो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की बात कर लेते हैं अपन। पहले अपन ने किया इंटरनल सोर्सेज, अब कर लेते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज की। एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन में आपके जितने भी कैंडिडेट है वो लोग इसमें अप्लाई करते हैं, है ना। इट प्रोवाइड्स वाइड चॉइस एंड ब्रिंग्स न्यू ब्लड, नया खून आपके ऑर्गेनाइजेशन को देता है। क्यों? क्योंकि जितने नए एम्प्लॉइज आएंगे उतना आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ग्रो करेगा। लेकिन ये एक्सपेंसिव होता है ना। किस टर्म्स में, बहुत टर्म्स में, टाइम एंड मनी के टर्म्स में, क्योंकि आपको एडवर्टीजमेंट करना है, हर एक जो भी कैंडिडेट आया उसको एनालिसिस करना है, उसके बाद उसको अपने को पोजीशन देनी है, तो सारी चीजें इसमें ये डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कौन कौन से होते हैं। पहला, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट। इसमें क्या होता है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जिसमें डेली बेसिस पे वर्कर्स काम करता है, तो उनके गेट पे लगा दिया जाता है हमको इतने लोगों की जरूरत है ना। आपने इवन कभी शॉप्स वगैरह पे गए होंगे आप लोग, तो आपने देखा होगा सेल्समैन, सेल्स वुमेन की आवश्यकता है, वेतन फिर लिखा होता है उसमें 20,000, 25,000, 15,000। तो ये वो चीज है। इसमें क्या होता है, अंडर दिस नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द कंपनी विच स्पेसिफाई द डिटेल्स ऑफ द जॉब अवेलेबल। वो बताते हैं कि हमारे पास ये जॉब अवेलेबल है, आप लोग आइए और अप्लाई कीजिए, है ना। द जॉब सीकर्स हु असेंबल्स आउटसाइड द असेंबली गेट, गेट के बाहर आते हैं, वो देखते हैं और एक पर्टिकुलर उनको डेट बताई जाती है कि हम इस दिन बताएंगे कि कितने जने सेलेक्ट हुए हैं। इट इज सुटेबल फॉर कैजुअल वैकेंसीज ऑन अनस्किल्ड लेबर हु आर पेड ऑन द डेली बेसिस। जनरली ये चीज क्या होती है, आज वर्कर्स आपके फैक्ट्री के बाहर खड़े होते हैं आके, फॉर एग्जांपल उनको पता है कि यहाँ पे हम आएंगे तो हमको रोज का रोज काम मिलेगा। अच्छा, उनको काम मिलता है तो उनको बता दिया जाता है कि हमारे पास आज ये काम है और इस काम के हिसाब से ये चीज हमको इतने इतने एम्प्लॉयज हमको चाहिए, और इतने एम्प्लॉयज के लिए वो लोग क्या करते हैं, डेली बेसिस पे उनको पेमेंट करते हैं। तो ये चीज क्या होगी आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और रिक्रूटमेंट एट फैक्ट्री गेट। दूसरा, अब देखिएगा अगला दे रखा है आप लोगों को, कैजुअल कॉलर्स। ये क्या होता है, काफी लोग जॉब की सर्च में इधर उधर जाते हैं, कंपनीज भी जाते हैं। कंपनीज क्या बोलती हैं कि सर आप एक काम कीजिए, आपका जो बायोडेटा है, सीवी है या फिर रेज्यूमे है, वो आप हमारे पास छोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, है ना। फिर जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन वो मेंटेन करता है अपना पूरा का पूरा डेटा, जब उसको जरूरत पड़ती है तो उनसे कॉल करना स्टार्ट कर देता है। हाँ सर, आप आए थे, याद है, पता है आपको, 1 साल पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए थे, आपने हमारे पास जॉब के लिए अप्लाई किया था ये। हाँ सर, हाँ सर, मेरे को याद आया, बिल्कुल सर, आइए आपको है ना हम जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप प्लीज आइए
और एक बार हम आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, वो सुटेबिलिटी लगी तो हम आपको जॉब ऑफर करेंगे, बोले ठीक है सर मैं आता हूँ। तो इसमें ये प्रोसेस होता है। तो देयर आर सम एप्लीकेशन हु सबमिट देयर बायोडाटा। बायोडाटा क्या करते हैं, सबमिट करते हैं मेनी कंपनीज में पर्सनली या फिर पोस्ट के थ्रू, है ना, इंटरनेट के थ्रू। सच एप्लीकेशन आर कॉल्ड कैजुअल कॉलर्स। उनको अपन ने कैजुअली कॉल कर लिया, मतलब कैजुअल कॉलर क्या हो गया, कैजुअली कॉल करना। अच्छा, कॉल किया, उनको बोला कि सर आप अगर एग्जिस्टिंग जॉब में नहीं तो आप हमारे पास आइए। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन मेंटेन डेटाबेस and invites them to fill vacancies and when required. Okay, this method is suitable for filing of management and top vacancies. Generally ये जो चीजें होती है ना, मैनेजरियल, मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल की वैकेंसीज को फिल करने में यूज आता है। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। थर्ड, एडवर्टीजमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द टुडेज लाइफ। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड कमर्शियल जर्नल्स आर द मोस्ट कॉमन एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है आपका रिक्रूटमेंट का। क्यों? क्योंकि इसी के थ्रू आप लोग क्या करते हो, मैक्सिमम लोगों को बताते हो कि हमारे पास जॉब अवेलेबल है। इट प्रोवाइड लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम whom एंटरप्राइज कैन सिलेक्ट द बेस्ट अवेलेबल कैंडिडेट्स। रेपुटेड कंपनी क्या करती है, अपना एडवर्टीजमेंट लीडिंग न्यूज़पेपर में करती है, विच आर सर्कुलेटेड नेशनली और इंटरनेशनली टू हैव वाइडर चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स। अब इस पर डिपेंड करता है, आप नेशनल लेवल की कंपनी हो, नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो, तो एक अच्छे न्यूज़पेपर में आप अपना एडवर्टीजमेंट दोगे। इवन कुछ लोग तो इंटरनेशनल लेवल पे भी देते हैं, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इनमें आप देखो तो जो न्यूज़पेपर में आपको वैकेंसीज आती है वो एक रेपुटेड कंपनीज की होती है। आप अगर लोकल लेवल पे देखोगे, आप जिस सिटी में हैं, आपके वहाँ पे जो भी लोकल न्यूज़पेपर आता है, तो उसमें जॉब पर्टिकुलर उस एरिया की होती है। सो वो डिपेंड करता है, वो शो करता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, ये कंट्रोल करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो किसको, कंट्री के यूथ को। इट रजिस्टर्ड एम्प्लॉयड यूथ विद देयर फुल पर्टिकुलर्स एज डेटा बैंक विच इज सप्लाइड टू द ऑर्गेनाइजेशन डिमांड अकॉर्डिंग टू द जॉब रिक्वायरमेंट। क्या होता है, ये एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें क्या करते हैं, जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड है उनका डेटा ले लेती है गवर्नमेंट, अपने पास रखती है। उसके बाद जो कंपनीज है उनको कांटेक्ट करती है, कंपनीज में इन लोगों को क्या क्या जॉब चाहिए उसमें मैच करती है और सूटेबल कैंडिडेट प्रोवाइड कराती है। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज को जॉब मिल जाती है और ऑर्गेनाइजेशन को कैंडिडेट्स मिल जाते हैं। अगला, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। इसमें ये भी एक तरीके से जो अपन ऊपर टॉपिक पढ़ा सेम यही है, लेकिन इसमें कौन आते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स आते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल जॉब्स, है ना, प्लेसमेंट एजेंसीज आर रेंडरिंग देयर सर्विसेज फॉर द स्टेक ऑफ वेरियस कंपनी। दे कंपाइल बायोडाटा ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। दिस एजेंसीज चार्ज फीस फॉर प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज। एक्चुअली ये जो लोग हैं चार्जेस लेते हैं किनसे, कंपनी से। हमारे पास ये बायोडाटा अवेलेबल है, आपको अगर जॉब देनी है तो इस कैंडिडेट को आप दे सकते हो। इट इज हाईली सुटेबल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल पर्सोनेल। ये कब काम आता है, जब कोई आदमी बंदा टेक्निकल है, प्रोफेशनल या मैनेजरियल पर्सोनेल चाहिए उसको, तो उस केस में आप इसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, कैंपस रिक्रूटमेंट। आप लोगों ने काफी बार सुना होगा, अरे यार मेरे भैया का तो मेरे कॉलेज से सिलेक्शन हो गया, कंपनी है उनको उठा के ले गई। अरे उठा के ले गई, उठा के ले गई मतलब क्या किया, उनको जॉब दे दी। आपने अगर मूवी देखी हो 3 इडियट्स, तो उसमें 3 इडियट्स में कंपनी आती है, तो क्या नाम था उसका हीरो का यार, जो भी है, वॉट एवर इट इज, क्या नाम था, राजू था, क्या था, उसमें कंपनी उसके पास आती है, बोलती है सर आप ये जॉब ज्वाइन करिए हमारी। तो वो चीज क्या होती है, वहां पर ये चीज होती है कि भाई उसका कैंपस रिक्रूटमेंट हो रहा है डायरेक्टली, है ना। इन मॉडर्न एज सीनियर मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विजिट वेरियस कॉलेजेस, technical institute to get technical or fresh graduates. This type of recruitment is common for hiring young blood like engineer, MBA etc. आप लोग देखिए सबसे ज्यादा तो कंपनीज जाती हैं, वो एक तो जाती हैं IIT के कॉलेज में, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे बहुत हमें फ्रेश टैलेंट मिलेगा हमको। दूसरे जाती हैं वो IIM में, है ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा कंपनी जाती है। और रेपुटेड जो कॉलेज होते हैं इंजीनियरिंग की या मैनेजमेंट के, वहां पे जाती है। बट सबसे हाईएस्ट जो रिकॉर्ड होता है वो होता है IIT और IIM का। ओके, नेक्स्ट, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। कोई एम्प्लॉय रिकमेंडेशन कर दे कि यार मेरा रिलेटिव है वो भी जॉब ढूंढ रहा है, आप चाहे तो उसको जॉब दे सकते हैं।
अब कुछ बच्चे क्या समझते हैं कि सर ये इंटरनल रिक्रूटमेंट हो गया क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय ने बताया, बट ये बताता भले एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, लेकिन बंदा जो है वो बाहर से आता है, और बाहर से आता है तो ये एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कहलाता है। Some enterprises encourage existing employee to recommend their relative and friends for the recruitment in the organization. It has proved to be good source of recruitment as it is existing employees who are recommending candidate held responsible for this performance. अब सपोज करना मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा हुआ हूँ, रिलायंस लिमिटेड में जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, रिलायंस लिमिटेड में एक चार्टेड अकाउंटेंट की जरूरत है। मैंने उनको रेफर किया, सर मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा चार्टेड अकाउंटेंट है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर है, वो जॉब सर्च कर रहा है, पहले उसने इस कंपनी में काम कर रखा है, सर आप उसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करते हैं तो कंपनी भी क्या सोचती है, यार ये अपना एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय बोल रहा है तो अच्छा कैंडिडेट होगा, तो उसको क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लिया जाता है। it is also act as a source of motivation for the existing employee. एम्प्लॉयज के लिए मोटिवेशन का सोर्स भी होता है। नेक्स्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। इन शॉर्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर को मैं बोल सकता हूँ ठेकेदार। आपने जो भी देखा होगा बिल्डिंग वगैरह साइट वगैरह बनती है, तो वो काम एक किसी लेबर कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है जो कि काम कंस्ट्रक्ट करवाता है। लेबर से जो काम करवाता है वो होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। ही मेंटेन वर्कफोर्स। वर्कफोर्स मतलब उसको पता होता है कि भाई मेरे को लेबर कहाँ से लानी है, विच दे प्रोवाइड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एज अ शॉर्ट टर्म नोटिस। दीज आर अनस्किल्ड लेबर। जनरली इसमें क्या रहती है, अनस्किल्ड लेबर रहती है, विच आर सुटेबल फॉर द अनस्किल्ड जॉब एट द फ्लोर लेवल, है ना। ये हो गया आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर में जो भी जितने आप नॉर्मल सा वर्ड यूज कर देखो। ठेकेदार, ठेकेदार क्या करता है, लेबर से काम करवाता है, और लेबर से काम करवा रहा है मतलब वो अनस्किल्ड लेबर है, तो इसमें ये सारी चीजें आपकी आती है। अगला आ गया एडवर्टीजमेंट टेलीविजन। अच्छा, एडवर्टीजमेंट वाइडर टर्म है और एडवर्टीजमेंट टेलीविजन नैरोअर टर्म है। रीजन बीइंग, एडवर्टीजमेंट सब जगह एडवर्टीजमेंट होता है, और एडवर्टीजमेंट और टेलीविजन सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन बताता है आप लोगों को। रिसेंट ईयर टेलीविजन इज बिकमिंग अ पॉपुलर मेथड ऑफ एडवर्टाइजिंग वैकेंसीज। आजकल एडवर्टीजमेंट टेलीविजन वो आपका पॉपुलर सोर्स नहीं है। पॉपुलर सोर्स क्या है आपका, सोशल मीडिया। आपको जॉब चाहिए, इंस्टाग्राम पोस्ट दो, फेसबुक पोस्ट दो, यूट्यूब पे पोस्ट दो, आपको आपकी ये मिल जाएगी। द डिटेल्स ऑफ द जॉब्स एंड क्वालिटीज रिक्वायर्ड आर पब्लिश ऑन टीवी। नेक्स्ट, वेब पब्लिशिंग। बहुत सारी कंपनीज होती हैं, जैसे आपकी naukri.com हो गई, वो क्या करती है, कॉमन सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बताती हैं, वो डिजाइन करती हैं, उसमें जॉब डेटा वगैरह आप फिल कीजिए, तो कंपनीज उनको भी कांटेक्ट करके आपको क्या करती है, जॉब्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, हिंदी में देख लेते हैं। भर्ती का बाहरी स्रोत। पहला, बाहरी स्रोत, इसका तात्पर्य संगठन से बाहर से भर्ती करना। यह व्यापक विकल्प प्रदान करता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अपने पास उम्मीदवार आने की चांसेस रहते हैं। इसमें समय और धन दोनों मामले में महंगा है ना। पहला, फैक्ट्री गेट पर सीधी भर्ती। इसमें क्या होता है, फैक्ट्री गेट पे अपन लगा देते थे नोटिस कि यहाँ पे नौकरियां अवेलेबल है, और जनरली क्या होता है, जो डेली दैनिक आधार पर अपन को भुगतान किए जाते हैं वो चीजें इसमें काउंट होती हैं। दूसरा, कैजुअल कॉलर्स। कुछ आवेदक ऐसे होते हैं जो नौकरी के लिए व्यक्तिगत रूप से डाक से या इंटरनेट के माध्यम से कंपनी का बायोडाटा जमा रखते हैं, है ना, और फिर उसके बाद जब उनको जरूरत पड़ती है तो उनको फोन करके बुला दिया जाता है कि सर पहले हमारे पास, पिछले साल हमारे पास जॉब नहीं थी, इस साल हमारे पास जॉब है, तो आप हमारे पास आ जाइए। ठीक है। नेक्स्ट, विज्ञापन। विज्ञापन में बहुत सारी चीजें आती है, अखबार भी आ गया, टेलीविजन भी आ गया, सोशल मीडिया भी आ गया, सारी चीजें आ गई। ये वाणिज्य प्रतिज्ञाओं में सबसे आम और सबसे पुराना रूप है। यह सबसे बड़ी संख्या प्रदान करता है, और इसमें संख्या जो है वो सर्वोत्तम उपलब्ध होती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल रहते हैं। चौथा, रोजगार कार्यालय। रोजगार कार्यालय जो होता है गवर्नमेंट का होता है। इसमें गवर्नमेंट सारे उन युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान करती है। यह बेरोजगार युवाओं को उनके पूर्व विवरण के साथ एक डेटा बैंक के रूप में पंजीकृत करता है। जैसे गवर्नमेंट की आती है, बहुत सारी स्कीम्स आती है, जैसे आपने देखा होगा मनरेगा। उसमें क्या होता है कि अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो गवर्नमेंट आपको 100 डेज का पेमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। ये गवर्नमेंट की स्कीम रहती है। तो डेटा कहां से आता है, वो यहीं से आता है। फिर अगला आ गया प्लेसमेंट एजेंसीज। जब आप लोगों को प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर है ना तकनीकी, व्यावसायिक या प्रबंधकीय कर्मियों की भर्ती चाहिए होती है तो आप इनको कांटेक्ट करते हो। अगला है कैंपस भर्ती। मैंने आपको अभी बताया कैंपस भर्ती में क्या होता है, डायरेक्ट कॉलेजेस में बड़ी बड़ी कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं और बेस्ट कैंडिडेट को वहां से सिलेक्ट कर लेते हैं। अगला, कर्मचारियों की सिफारिश। अपने जो फ्रेंड वगैरह हैं उनकी सिफारिश पर अपने रिश्तेदार या फिर दोस्तों को क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है
और ये सबसे एक अच्छा सोर्स साबित होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिफारिश करने वाले की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। श्रमिक ठेकेदार, ये आ गया ठेकेदार वर्ड, पहले मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या बोलते हैं अपन, ठेकेदार। ये उसके लिए अल्प सूचना प्रोवाइड करता है। यह अकुशल श्रमिक है जो निचले स्तर पर अकुशल कार्य करने के लिए उपयुक्त है, वो सबका उनका रिकॉर्ड रखता है और जहां पे जरूरत होती है वहां पे वो प्रोवाइड करा देता है। टेलीविजन पर विज्ञापन, आप विज्ञापन टेलीविजन पे करो, सोशल मीडिया पे करो, विज्ञापन विज्ञापन होता है। तो इसमें नौकरी और आवश्यकता गुणों का विवरण टीवी पर प्रकाशित किया जाता है और लोग उसको देख के अप्लाई कर लेते हैं। वेब पब्लिकेशन, वेब प्रकाशन जैसे नौकरी.com है, ये नौकरी.com वेबसाइट जो है बहुत सारा डेटा प्रोवाइड करती है। इस पे आप जाके अपनी जॉब चाहिए तो सारी डिटेल्स फिल कर लो और आपके पास डेटा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट